गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारी जो एविडेंस की सीरीज चल रही है जिसमें अपन इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं उनको डील कर रहे हैं, एविडेंस के और बीएसए के, ठीक है ना। कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आज हम हमारी नई क्लास की तरफ चलते हैं जिसमें अपन डील करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में दिया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो अभी लागू हुआ था उसमें 26 के क्लॉज ए में दिया गया है, ठीक है। तो जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन क्या होता है। देखो, आप थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में पहले कंसेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद में जो लॉ की लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस करें। वर्ड से समझ में आ रहा है कि मृत्युकालीन कथन, क्या मृत्युकालीन कथन, मृत्युकालीन का मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी पर्सन मरने की कंडीशन में है, तो अगर वो किसी प्रकार का डिक्लेरेशन मेड कर रहा है, वो किसी प्रकार का स्टेटमेंट मेड कर रहा है और किसके रिगार्डिंग, उसके कॉज ऑफ डेथ के रिगार्डिंग, कि उसकी मृत्यु किन कारणों से हो रही है, ठीक है ना। तो उसी चीज को क्या बोलेंगे अपन, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन। किसी भी व्यक्ति ने, दूसरे ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का क्या है, रॉड से, लोहे की रॉड से बेसिकली मारी, सर पे मारा और उसके बाद में वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। तो अब जब जो बी नाम का व्यक्ति है वो बाद में हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, तब उसके दौरान किसी प्रकार का स्टेटमेंट मेड करता है किसके रिगार्डिंग, उसकी कॉज ऑफ डेथ के रिगार्डिंग, ठीक है ना, कि मेरी जो, मैं जिस सिचुएशन में कैसे पहुंचा हूं, है ना, या मेरी डेथ जो है किस वजह से हो पा रही है, कि किस वजह से कारित हो रही है, तो उसके जो स्टेटमेंट रहेगा और वो स्टेटमेंट को ही अपन डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे। कौन सी कंडीशन बोलेंगे, अगर वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बाद में अगर मर जाता है, वो डेड पाया जाता है, तो उस केस में ही उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे, अन्यथा नहीं। ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कौन सी कंडीशन में, जब वो मर रहा हो, मृत्यु शैया पर एक तरह से लेटा हुआ है, तो वो किसी प्रकार का स्टेटमेंट देता है कि भाई वो किस वजह से मरने जा रहा है, किस वजह से इस पोजीशन में पहुंचा है, अपने कॉज ऑफ डेथ उसकी किस वजह से कारित हुई है, उस स्टेटमेंट को ही अपन डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे। लेकिन तब ही बोलेंगे जब वो व्यक्ति मर जाता है, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। तो सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 26 क्लॉज ए में, ठीक है ना, क्या दिया गया कि कोई भी स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, या संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है, जेस्चर के माध्यम से भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है, चाहे वो रिटन हो, वर्बल हो या जेस्चर के रूप में दिया गया हो, किसके रिगार्डिंग दे रहा है, उस रिलेवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग, उस रिलेवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है। और वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट क्या है, उसके डेथ को बता रहा है, उसके कॉज ऑफ डेथ को बता रहा है। दूसरा, सरकमस्टांसेस को बता रहा है कि जिस वजह से, सरकमस्टांसेस संभावना को बता रहा है कि भैया जिस, जो कि रिजल्ट टू डेथ, मतलब कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है, ठीक है ना, उसके सरकमस्टांसेस को बता रहा है। दो चीजें हैं इसमें, इन पॉइंट्स में जनरली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ और सरकमस्टांसेस विच रिजल्ट टू डेथ, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो रहेगा डाइंग डिक्लेरेशन कहलाया जाएगा। और सेक्शन 32 क्लॉज 1 में और 26A में क्या है, वो रिलेवेंट माना जाएगा। दोबारा से सुने कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, किसी प्रकार का स्टेटमेंट मेड करता है रिटन, वर्बल और जेस्चर के रूप में, संकेतों के माध्यम से, ठीक है ना, और वो स्टेटमेंट उस व्यक्ति की डेथ किस वजह से हुई है, ठीक है ना, या उन सरकमस्टांसेस को बता रहा है कि जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, उस स्टेटमेंट को सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 26A में डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है और वो रिलेवेंट होगा इन सेक्शंस, इन प्रोविजंस में। ध्यान रखें, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 और 26 क्लॉज ए में डाइंग डिक्लेरेशन जैसा वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है ना। तो जनरल भाषा में अपन समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब मर रहा है और उस केस में वो किसी प्रकार का स्टेटमेंट मेड करता है उसकी कॉज ऑफ डेथ के रिगार्डिंग या सरकमस्टांसेस के रिगार्डिंग, तो वो स्टेटमेंट क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो जनरली एक लैंग्वेज है,
ठीक है ना, इसको अपन किस में प्रिफर कर सकते हैं कि वेयर द इशू इज वेदर ए पर्सन इज डेड, कि जो व्यक्ति मर गया है उसकी डेथ के रिगार्डिंग क्वेश्चन इशू रेज निकल के आया, मतलब क्या क्या क्वेश्चन जो है निकल के आया है, उस व्यक्ति की डेथ के रिगार्डिंग कोई भी इशू निकल के आया है। ठीक है, अब वो व्यक्ति ने जो भी स्टेटमेंट दिया था उसकी मौत होने से पहले, उसकी मरने से पहले, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो, चाहे वो गेस्चर फॉर्म में हो, ठीक है ना, किसके रिगार्डिंग दिया है, अपनी डेथ कारित होने के रिगार्डिंग, या उन सर्कमस्टांसेस को बताया है जिससे उसकी डेथ हुई है। ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाया जाएगा। देखो, ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के पिस्टल से या लोहे की रॉड से उसके सर पे हिट किया। किसने, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति पे लोहे की रॉड से हिट किया। ठीक है ना, अब रिवेंज के रूप में मोटिव व्हाटएवर जो वो बाद की चीजें हैं, ठीक है ना, वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को लोहे की रॉड से हिट किया। ठीक है, अब ये जो बी है किसी भी एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली वो आईसीयू में है। ठीक है, क्या वो आईसीयू में है, और डॉक्टर्स या किसी भी रिलेटिव को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या मैजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को, ठीक है ना, वो एक स्टेटमेंट देता है। क्या स्टेटमेंट देता है कि ए ने बेसिकली इस जगह पर मुझे फलाने फलाने रॉड से क्या है, हिट किया है, तो जिस वजह से मैं इस जगह पर पहुंचा हूं। ठीक है ना, और ये स्टेटमेंट देने के बाद में जो ये बी नाम का व्यक्ति है ये स्वर्ग से दर जाता है भाई साहब, ये मर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बी ने जो स्टेटमेंट दिया था ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाया जाएगा, ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाया जाएगा। लेकिन अगर ये बी मरता नहीं है तो उस केस में ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाया जाएगा। आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, जब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी घटना घटित हो जाती है, ठीक है ना, और पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं कि हमें विक्टिम का बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो वो विक्टिम अगर जो स्टेटमेंट देती है या देता है, ठीक है ना, और उसके बाद में वो मर जाता है, तो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाया जाएगा। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी दिया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर को, डॉक्टर को, किसी भी पर्सन को। ठीक है ना, ये किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है तो उस केस में डाइंग डिक्लेरेशन की जो रिलीवेंसी है वो बढ़ जाती है, मतलब कि वो उसके बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, कन्विक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है डाइंग डिक्लेरेशन की प्रॉपर लैंग्वेज। अब एक केस था पीवी राधाकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, पीवी राधाकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो इस पर्टिकुलर मैगजीम के ऊपर, इस पर्टिकुलर मैगजीम के ऊपर बेस्ड है। इस डॉक्ट्रिन का नाम क्या है, इस मैगजीम का नाम क्या है, नेमो मोरिटूरस प्रोसीमुतुर मैंत्री। क्या, नेमो मोरिटूरस प्रोसीमाइतुर मैंत्री। इसका मतलब क्या है कि अ मैन विल नॉट मीट द मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ, मतलब कि वो व्यक्ति जो है जिस टाइम पे वो मरने, मतलब बेसिकली मरने की कंडीशन में मरने जा रहा है, ठीक है ना, तो वो अपने मेकर से, मतलब कि गॉड से या अल्लाह से वो झूठे मुंह से नहीं मिलेगा। क्या बोलना चाह रहा है कि भैया वो जाते जाते किसी प्रकार का झूठ नहीं बोल के जाएगा, अपने गॉड या अल्लाह से मिलने जा रहा है तो, ठीक है ना। तो इस डॉक्ट्रीन के बेस्ड पर ही डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बेस्ड है, ठीक है ना, इस डॉक्ट्रीन पर ही। तो इसमें यही बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जो है मरने के टाइम पे किसी प्रकार का, मतलब जब मरने जा रहा है तो वो झूठ नहीं बोल के जाएगा, ठीक है ना, वो झूठ नहीं बोल के जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से निकल के आया था। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है उसके एसेंशियल्स क्या हैं, उसके 5 एसेंशियल्स हैं। पहला है कि स्टेटमेंट जो है उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाना हुआ होना चाहिए कि वो जब वो व्यक्ति मर गया है। क्या स्टेटमेंट, कोई भी जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो जो व्यक्ति मर गया है, ठीक है ना। अब वो स्टेटमेंट कैसा भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जेस्चर फॉर्म में हो सकता है। ध्यान रखें, जेस्चर फॉर्म में मैंने इसलिए बोला है क्योंकि क्वीन
वर्सेस अब्दुल्ला के केस में, क्यून वर्सेस अब्दुल्ला के केस में जेस्चर वर्ड को भी इंक्लूड किया गया। किसको? जेस्चर वर्ड को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है। तीसरी चीज है कि अगर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है? कॉज ऑफ डेथ के रिगार्डिंग, कि उसकी मृत्यु किन कारणों से हुई है, अगर उसने वो स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग दिया है या उन सर्कमस्टांसेस को बताया है जिसकी वजह से उसकी डेथ जो है रिजल्ट हुई है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब मैं देखो एक सर्कमस्टांसेस में एक केस था, सर्कमस्टांसेस में एक देखो ये वाला जो है ना पकाला नारायण स्वामी, यही केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि सर्कमस्टांसेस को कैसे बताया गया है। कि इस केस में क्या हुआ था कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बता के जाते हैं कि वो थर्ड पर्सन के पास में जा रहे हैं कि मैं फलाने फलाने व्यक्ति से मेरा जो पेमेंट है मैं उनसे लेने जा रहा हूं। ठीक है ना, ये उन्होंने बताया है, मैं फलाना फलाना आदमी के पास में मेरा जो पेमेंट है जो ड्यू है मैं उसको लेने जा रहा हूं, कलेक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है ना। अब वो व्यक्ति चला जाता है ये बोल के अपनी वाइफ को, और उसके बाद में उसकी जो डेड बॉडी पीसेस में मिलती है, वो भी रेलवे ट्रैक पर। ठीक है ना। तो वो ये माना जाएगा, वो सर्कमस्टांसेस ये माने जाएंगे कि उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के पास में वो गया था पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, वो सर्कमस्टांसेस में जो भी कंडीशंस हुई तो उसको उसका ये समझा जाएगा कि उस वजह से उसकी डेथ कारित हुई है। क्या? उस वजह से इस व्यक्ति की डेथ कारित हुई है। इसको बताया गया था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में। ठीक है। अब है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं इस जगह से कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं होनी चाहिए। क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है वो उसको ये नहीं लग जाना चाहिए या उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ मैं मरने जा रहा हूं। ठीक है ना। वो बस स्टेटमेंट दे रहा है अपना, ताकि उससे ये पता चल सके कि वो वॉलेंट्री दे रहा है और ट्रस्टवर्दी है उसका स्टेटमेंट बेसिकली, या वो सच्चा स्टेटमेंट दे रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। तो वो स्टेटमेंट जो दे रहा है वो व्यक्ति, उसको किसी भी प्रकार का क्या एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ मैं कल मर जाऊंगा या मैं परसों मर जाऊंगा। ठीक है ना। उसको किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो कॉज ऑफ डेथ के रिगार्डिंग दे रहा है, तो वो स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? रिलेवेंट माना जाएगा। तो ये 5 कंडीशंस हैं, 5 एसेंशियल्स हैं किसके? डेथ डाइंग डिक्लेरेशन के। पहला कि कोई व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है वो डेड होना चाहिए, है ना। वो स्टेटमेंट वर्बल, रिटन या जेस्चर फॉर्म में होना चाहिए। अब वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो या तो मृत्यु किस वजह से हो रही है उन कारणों को बता रहा है, ठीक है ना, या उसके सर्कमस्टांसेस को बता रहा है जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि वो कल को मर जाएगा। ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं होनी चाहिए, तो वो स्टेटमेंट जो होगा रिलेवेंट माना जाएगा। ठीक है। एक केस आया था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। मैंने आपको जो बताया कि सर्कमस्टांसेस की चीज को इन्होंने मेंशन किया था। सर्कमस्टांसेस मैंने बताया ना अभी कि सर्कमस्टांसेस वो सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जिसमें प्रॉक्सिमेट रिलेशन हो, उन सर्कमस्टांस में प्रॉक्सिमेट रिलेशन हो। अब जैसे कि वो मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति जो पेमेंट लेने जा रहा था, हस्बैंड अपनी वाइफ को बता के जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद में उसकी जो बॉडी है 7 पीसेस में मिलती है। तो ये प्रॉक्सिमेट रिलेशन दिखा रहा है उसकी डेथ के बीच में और उस स्टेटमेंट के बीच में। तो उस व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ठीक है। कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में इस चीज को अप्रूव किया गया था। किस कौन सी चीज को? इस वाली चीज को जो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में बोली गई थी, इस केस में इसको अप्रूव किया गया था। ठीक है। अब डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी? डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंसरी वैल्यू क्या रहेगी? एविडेंसरी वैल्यू का मतलब कि जो स्टेटमेंट व्यक्ति दे रहा है, जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, विक्टिम जो स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी उस स्टेटमेंट की क्या वैल्यू रहेगी कि क्या किसी भी व्यक्ति को उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे कन्विक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जनरली क्या होता है कि उस व्यक्ति का स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा। सेक्शन 32 क्लॉज सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 और 26 क्लॉज ए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। तो उसमें उस व्यक्ति उसकी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन तो अपन बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके स्टेटमेंट को अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरोबोरेशन करना जरूरी होता है। क्या हो क्यों जरूरी है? क्योंकि उस व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है, उस व्यक्ति के स्टेटमेंट, वो व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है, वो व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। क्यों? जनरली क्या होता है कि ये हेयर से एविडेंस है। ठीक है।
क्या है, हेयर से एविडेंस है, और हेयर से एविडेंस जो है वे बेस्ट एविडेंस नहीं कंसीडर किया जाता है। लेकिन हेयर से एविडेंस का जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। तो उस केस में क्या है, जो व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है उसको अपन एग्जामिन तो कर ही नहीं सकते, उसका एग्जामिनेशन तो अपन कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एफिडेविट के ऊपर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से अपन उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते कन्विक्शन देने के लिए। ठीक है, उसके स्टेटमेंट को और बाकी के जो एविडेंस दिए गए हैं उस केस में उनसे क्या किया जाएगा, कोरोबोरेट किया जाएगा, उनसे संपुष्टि की जाएगी। ठीक है ना, तभी किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग पहला केस था कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। उस केस में बोला गया था कि किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट के बिहाफ पे किसी भी व्यक्ति के सोल स्टेटमेंट के बिहाफ पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेट नहीं किया जाता है बाकी के इंडिपेंडेंट एविडेंस से। दोबारा से सुने कि किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट के बिहाफ पे किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके स्टेटमेंट को अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरोबोरेट नहीं कर लिया जाता है। ठीक है ना। दूसरा केस था आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में बोला गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है वॉलंटरी दिया है, अगर किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया वॉलंटरी दिया है या उसका स्टेटमेंट को अपन ट्रस्टवर्दी बोल रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट के ऊपर रिलाय किया जा सकता है कन्विक्शन देने के लिए। क्या, उसके स्टेटमेंट को रिलाय किया जा सकता है कन्विक्शन देने के लिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट केस था बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में बोला गया था एफआईआर कैन बी डाइंग डिक्लेरेशन। एफआईआर भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है। कैसे, मान के चल देंगे किसी व्यक्ति ने एफआईआर कराई, ठीक है, मतलब कि उसने एफआईआर कराई कि फलाने फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसे ऐसे मारा है, ठीक है ना, मुझे मारने की कोशिश की है, और उसके बाद में वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। हॉस्पिटलाइज होने के बाद में उसने एफआईआर भी दर्ज करा दी, ठीक है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो मर जाएगा, कुछ टाइम बाद में वो मर जाता है। तो उस केस में उस व्यक्ति का जो एफआईआर जो उसने लॉन्च कराई थी वो एफआईआर भी डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट केस है कि पी बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पी बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो किसी और लैंग्वेज में दे रहा है और रिकॉर्ड करने वाला कोई और लैंग्वेज में कर रहा है, तो ये बोला गया था इस केस में कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी गिवन इन डिफरेंट लैंग्वेज और कैन बी रिकॉर्डेड इन डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब कि देने वाला कोई और लैंग्वेज में दे सकता है और रिकॉर्ड करने वाला दूसरी लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसको पढ़कर सुनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस केस में बोला गया था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली यहां से पूछ ली जाती है आपके आरजेएस के जो मेंस के हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहली चीज है क्या, पहली चीज है अपन इधर डाल देते हैं इंग्लिश, इधर इंडिया। ठीक है, पहला है कि इंग्लिश लॉ में एक प्रिजम्पशन होता है कि भैया जो व्यक्ति मर रहा है वो झूठ नहीं बोलेगा। क्या, प्रिजम्पशन द डाइंग पर्सन शेल नॉट लाई। डाइंग पर्सन शेल नॉट लाई, मतलब कि मरता हुआ व्यक्ति क्या है, झूठ नहीं बोलेगा। ये प्रिज्यूम किया जाता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो व्यक्ति मर रहा है वो झूठ बोलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इंडियन लॉ में ये किसी प्रकार का ऐसा कोई भी प्रिजम्पशन नहीं होता है। आजकल खूब झूठ बोला जा सकता है, कोई खूब पता है कि भैया लोग रिवेंज ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है क्या, दूसरी चीज है कि इंडियन लॉ में हमने पढ़ा था अभी कि नो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नेसेसरी। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, मतलब बेसिकली उस व्यक्ति को
ये किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मर ही जाएगा, ठीक है ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन इंडियन इंग्लिश लॉ में ये जरूरी है कि एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन इज नेसेसरी, उसको ये मालूम होना चाहिए कि भाई हाँ वो मरने वाला है, ठीक है ना। तीसरी चीज है कि अगर इंग्लिश लॉ में कोई भी व्यक्ति, इंग्लिश लॉ में ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है जीवित है, उसके बाद में भी उसके स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया जाएगा, कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने स्टेटमेंट दिया है और वो मरा नहीं है, उस केस में भी इंग्लिश लॉ में उसको क्या डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। लेकिन इंडियन लॉ में उसके स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा, उसको कोरोबोरेट किया जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। सेक्शन 158, सेक्शन 157, सेक्शन 145, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है ना। अगर व्यक्ति मर जाता है तो सेक्शन 158 लागू हो जाएगा, और अगर कौन सा 158, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, और अगर जीवित है तो सेक्शन 157 लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डाइंग डिक्लेरेशन इंग्लिश लॉ में सिविल केसेस पर लागू नहीं होता है। क्या डाइंग डिक्लेरेशन इंग्लिश लॉ में सिविल केसेस पर लागू नहीं होता है, नॉट अप्लाई इन सिविल केसेस। लेकिन इंडिया में क्या है, सिविल पे लागू होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि भैया डाइंग डिक्लेरेशन जो इंग्लिश लॉ में होता है वो क्रिमिनल केसेस में दो ही चीजों में लागू होता है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की केस में ही डाइंग डिक्लेरेशन क्रिमिनल लॉ में लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन इंडिया में क्या है कि क्रिमिनल लॉ पर भी लागू होता है पूरे पर, ठीक है। तो 5 पॉइंट हैं कि पहला है कि कोई भी व्यक्ति जो मरने जा रहा है तो वो झूठ नहीं बोलेगा, ये प्रिजम्पशन है इंग्लिश लॉ में, लेकिन इंडिया में कोई भी ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है। दूसरी चीज है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नेसेसरी है, कि भाई उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि वो मरने वाला है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नेसेसरी है। तीसरी चीज है कि भैया इंडिया में ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नेसेसरी नहीं है। तीसरी चीज है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो जिस व्यक्ति ने किया है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है और वो नहीं मरा है, तब भी वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। लेकिन इंडिया के लॉ में क्या है कि ऐसा कोई भी नहीं माना जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेट किया जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो सेक्शन 158 लागू होगा, और अगर नहीं मरता तो 157 लागू होगा। चौथी चीज है कि सिविल केसेस में, इंग्लिश लॉ में सिविल केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली सिविल केसेस में लागू ही नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में क्या है, लागू होता है। क्रिमिनल केसेस में क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है क्रिमिनल केसेस में इंग्लिश लॉ में कल्पियल होमिसाइड और मर्डर के केस में ही डाइंग डिक्लेरेशन जो है माना जाता है, और इंडिया में पूरे क्रिमिनल लॉ पर डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, मतलब लागू होता है, ठीक है ना। तो ये हमने आज डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालीन कथन पढ़ा था, जिसमें अपन ने डील किया कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या, मतलब उसकी मीनिंग पढ़ा था, ठीक है ना, उसका कंसेप्ट को पढ़ा था, उसके केस लॉज को पढ़ा था, उसके एसेंशियल्स को पढ़ा था, उसकी एविडेंसरी वैल्यू को पढ़ा था, ठीक है ना। और डाइंग डिक्लेरेशन इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस होता है उसको भी डील किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस तुरंत मिल जाएं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।